अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बिना किसी योग्यता के लोग इन्फ्लुएंसर बनकर कई तरह की बातें कह जाते हैं और लोग उनकी बातों में आसानी से आ भी जाते हैं और नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के पास कई बार उस विषय की कोई शैक्षणिक योग्यता या कोई डिग्री तक नहीं होती। अब अगर बात करें बाजार और शेयर बाजार की, तो उससे जुड़ी जानकारी देने के लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, जिनके हजारों लाखों सब्सक्राइबर्स भी हैं और अच्छी खासी संख्या में उनके व्यूज़ भी आते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जानकारी सही ही हो और उससे सुनने या देखने वालों को फ़ायदा ही हो। कई बार उनकी रील्स या वीडियो देखकर निवेशक जो हैं वो पैसा इन्वेस्ट भी कर देते हैं, जो उन्हें बहुत भारी भी पड़ता है। अब ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स पर सेबी जो है वो सख्ती बरतने की बात कर रहा है, सख्ती बरतने की तैयारी जो है वो चल रही है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस तरह की सख्ती की तैयारी में है सेबी, क्या नियम हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है, वित्तीय इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो सेबी के पास उन्हें अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। विशिष्ट जो दिशा निर्देश होंगे उनका पालन इन इन्फ्लुएंसर्स को करना होगा। अगर किसी म्यूचुअल फंड की कंपनी किसी शेयर ब्रोकर के साथ वो पार्टनरशिप करेंगे किसी रील या वीडियो के लिए, तो उस पर भी बैन लगाने का प्रस्ताव सेबी की तरफ से आ सकता है। अनियंत्रित जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जोखिम को बढ़ा सकते हैं, ये सेबी का कहना है। सलाह के वक्त उन्हें जब वो सलाह दे रहे होंगे, जब वो वीडियोस बना रहे होंगे, तब उन्हें अपना नाम, उनकी योग्यता, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अब हमेशा जाहिर करना होगा कि ये क्वालिफिकेशन उनके पास है, वो रजिस्टर्ड हैं, उसके बाद ही वो ये जानकारी दे रहे हैं, ऐसा उन्हें दिखाना होगा। हर तरह की आर्थिक सलाह के लिए इसी तरह के नियम अब बनाए जाएंगे और जो बीमा संबंधी सलाह है उसके लिए IRDAI से लाइसेंस भी उन्हें लेना होगा, यानी कि इंश्योरेंस संबंधी अगर वो जानकारी दे रहे हैं मार्केट से अलग, तब उन्हें इस तरह की जानकारी जो है IRDAI से भी उन्हें अपना लाइसेंस जो है वो लेना होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हिमानी चौधरी हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं। हर्ष गोयला हैं, MBA किया इन्होंने, ये भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं। धीरेन्द्र कुमार हैं, CEO हैं वैल्यू रिसर्च के, बाजार के जानकार हैं और जाना पहचाना चेहरा है ये टीवी इंडस्ट्री का। तो सबसे पहले हिमानी, मैं यहाँ पर आपके पास ही आना चाहूँगी। ये जो सेबी की तरफ से एक प्रस्ताव आ रहा है, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि दो तरह की बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं। कई बार जो लोग क्वालिफाइड हैं उन्हें इस बात से आपत्ति हो सकती है क्योंकि वो सही तरीके से लोगों को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप और हम भी जानते हैं, जो इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, उनके फॉलोअर्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट का। देखिए अदिति जी, आजकल तो मतलब इन्फ्लुएंसर्स को ऑलमोस्ट चोर घोषित किया जा रहा है कि उनसे दूर रहिए, सावधान रहिए। और इसीलिए मैंने भी अपनी सेबी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू कर दी है, बिकॉज मैं एलिजिबल भी थी, मेरा एग्जाम भी क्लियर हो गया। अब मैंने एक तरीके से प्रोसेस शुरू किया है एंड इट्स ऑन टाइम कि कब वो मुझे डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। बट ये चीज जरूरी थी, क्यों? क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी भी ब्रोकर के साथ कमीशन बेसिस पे काम नहीं किया, ना मैंने कभी कोर्सेज निकाले, बट तब भी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जरूरी है क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अब मैं बात नहीं कर पा रही। जैसे कि आपने बोला कि मैं किसी म्यूचुअल फंड के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में भी एज सच वीडियोज या कोई भी कंटेंट नहीं बना पाती जिसमें उन्हें सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड हो रही है, एडवाइस भी प्रोवाइड नहीं हो रही। बिकॉज वो लग सकता है एक तरीके से किसी को भी कि हाँ ये तो एडवाइस है, या अगर ये बोल रही है तो मैं वो कर लेती हूँ। तो हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसने एक तरीके से कर्ब कर दिया है उन लोगों को भी जो सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। बट आई थिंक अगर ये नेसेसरी है तो ये चीज हमें करनी चाहिए, चाहे हम वो कर रहे हो चीज या ना कर रहे हो। अब जैसे आप बोल रहे हो कि जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो क्या कर रहे थे कि स्टॉक्स के बारे में बता रहे थे कि आप इसको बाय करो, और साइमल्टेनियसली खुद भी बाय कर रहे थे, ठीक है, और पीछे से उनका वो डीमैट अकाउंट खुलवा रहे थे और डीमैट अकाउंट से भी कमीशन ले रहे थे। दिस इज टोटली इलीगल अगर वो रजिस्टर हो भी जाते हैं तो, क्योंकि NISM की रेगुलेशन में और सेबी की भी रेगुलेशन में ये लिखा है कि कोई भी रिसर्च एनालिस्ट 30 दिन तक उस स्टॉक को बाय या सेल नहीं कर सकता जब उन्होंने उसके ऊपर कोई टिप्पणी दी है। तो ये चीज रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी कुछ चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। हर्ष गोयला भी हैं हमारे साथ। हर्ष, यहाँ पर हिमानी की जो राय है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि चीज़ें कुछ हद तक कंट्रोल से बाहर हो रही थी, ऐसा हो रहा था, और सेबी जो करने जा रहा है वो बेहतर फैसला है? थैंक यू सो मच। एंड हाँ, मैं हिमानी से पूरा अग्री करता हूँ। जो भी इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है, जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, सब इसको बहुत वेलकम चेंज मान रहे हैं, बिकॉज पूरी कम्युनिटी खराब नहीं है, बट कुछ यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो, जैसे हिमानी ने बोला, एफिलिएट लिंक से कर रहे हैं, वो डिस्क्लोज नहीं करते कि वो पेड है कि नहीं है टू द प्रमोटर्स, और बहुत बार जो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो व्यूअर के हित में नहीं होता है। तो ये जो सभी चेंजेस ला रहा है, दे आर मोर देन वेलकम।
जी, धीरेन्द्र जी, आपने दोनों इन्फ्लुएंसर्स को सुना है यहाँ पर। आप बाजार की नब्ज पकड़ के रखते हैं, आप अक्सर लोगों को जानकारियाँ दे रहे होते हैं और आपको सुनकर लोग कई बार निवेश करते हैं। हम सब बहुत सालों से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये जो फैसला या ये जिस तरह का प्रस्ताव यहाँ पर आ रहा है, जिस तरह की कोशिश सेबी की तरफ से की जा रही है, उनका ये कहना है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, ये उनके हित में हम करने जा रहे हैं क्योंकि वो गुमराह हो जाते हैं। ये करना जरूरी था, क्योंकि सेबी को इन्फ्लुएंसर से दिक्कत नहीं है, सेबी को वेस्टेड इंटरेस्ट से दिक्कत है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर कुछ बोलता है, अगर कोई रिकमेंडेशन दे रहा है कि आप ये खरीदिए और लगे हाथ वो खुद बेच रहा है, उससे फायदा उठा रहा है, अगर कोई चीज बताने के लिए, कोई जानकारी देने के लिए अगर इन्फ्लुएंसर को पैसे मिल रहे हैं और वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो उसके डिस्क्लोजर के बिना ये धोखाधड़ी का मामला बन जाता है। और इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई नए कानून बनाने की जरूरत है। इसके लिए हमारे यहाँ कानून में धारा 420 है, 421 है, जिसमें कि हमारे पास अगर हमारा नुकसान हुआ तो हम अपने पड़ोस के थाने में जाकर के हम किसी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं कि इनकी सलाह की वजह से मुझे नुकसान हुआ है। क्योंकि ये जो सेबी का जो नियम है, ये बहुत ही इसका लिमिटेड दायरा है। ये बोलता है कि आप अगर बाजार के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, ये इन्फ्लुएंसर के साथ किसी भी तरह का फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं रखेंगे अपने रिकमेंडेशन के लिए। और आरआईए का जो रेगुलेशन है वो ये कहता है कि अगर मैं आरआईए हूं और अगर मैं कोई चीज रेकमेंड करता हूं तो उसके 1 महीने पहले मैं उसे नहीं खरीद सकता और रिकमेंडेशन करने के 7 दिन बाद तक मैं उसे नहीं खरीद सकता। तो इससे फायदा उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा मेरी ये सोच है कि अगर आप ये निवेशकों को इन चीजों से बचना चाहिए। ये आपका पैसा है और अगर आप केवल किसी के कहने के आधार पे आप पैसा लगाते हैं, क्रिप्टो में लगा देते हैं, ऊपर नीचे होता है और बिना समझे हुए लगाते हैं, तो ये पैसा आपका है, इसकी चिंता आपको करनी चाहिए। अगर आप इस लालच में आ जाते हैं तो आप बड़े वल्नरेबल हैं। आपको कोई ना कोई, ये आपसे जो कहावत है कि अ फूल एंड हिज मनी सून पार्ट वेज, तो कोई ना कोई आपकी इसमें मदद करने आएगा जो आपके पैसे से आपको जुदा कर देगा। बिल्कुल। तो धीरेन्द्र जी, यहाँ पर एक बात ये भी है कि अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मोबाइल पर ही हो जाती हैं, ऐसे में शायद निवेशकों को अब ये भी लगने लगा है कि वो इंडिपेंडेंटली ये सब चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। और ऐसे में एक के बाद एक जब लगातार इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस जो हैं उनके सामने आते रहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया किस तरह से केटर कर रहा होता है। आपने एक चीज़ सर्च करी, उस तरह की 10 चीज़ें वो आपके सामने ला के रख देते हैं। तो ऐसे में जब किसी के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं या किसी के व्यूज़ ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो है उनका होने लगता है और वहीं से वो गुमराह होने का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ जाता है। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर नंबर देख करके अगर हम उससे इम्प्रेस होते रहेंगे तो हमारे लिए ये समस्या है। क्योंकि जो फाइनेंशियल एजुकेशन का जो फ्रेमवर्क है उसमें सब किसी को ये बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। ये 4-5 चीज करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, वॉलेटाइल होता है, फिक्स्ड इनकम ऐसे कीजिए। तो आपको 5-7 चीज 10 चीज बताया जाता है। ये इन्वेस्टर एजुकेशन का दायरा ये है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्वेस्टर एजुकेशन का दायरा ये होना चाहिए कि कौन सी वो 100 चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि लोगों के साथ समस्या ये नहीं होती है कि उनको पता नहीं है कि क्या करना है। लोगों के साथ समस्या ये होती है कि वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उन्हें कभी करना ही नहीं था। और ये एक इन्वेस्टर एजुकेशन का जो फ्रेमवर्क है जिस पे सरकार भी काम कर रही है, क्योंकि अभी तक हम जब 10वीं क्लास तक भी पढ़ते हैं, अब ये क्यूरिकुलम में आना शुरू हुआ है। फाइनेंशियल एजुकेशन एक एसेंशियल कंपोनेंट हो गया हमारे किताबों का, और अभी सब राज्य में ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के लिए बताना जरूरी। लेकिन वहां पे भी यही बताया जा रहा है कि आपको करना क्या है। मुझे लगता है फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टर एजुकेशन का दायरा ये होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है, और उसका दायरा बहुत ही विस्तृत है। जी हिमानी, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि कुछ लोग या कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहें कि भाई हमको बहुत सालों का हो गया है इस फील्ड में, भले ही हमारे पास कोई डिग्री ना हो। क्योंकि कई बार हम देखते हैं इस तरह के मामले, अक्सर कई फील्ड्स में हम ऐसी चीज़ें देखते हैं कि उनके पास बिल्कुल टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं होती लेकिन उनके पास अनुभव बहुत होता है। तो उनके लिए तो ये एक तरह से उनके रोजी रोटी पर लात मारने वाली बात होगी। तो उनके लिए आपका क्या कहना है? क्योंकि उनके लिए शायद मुश्किल होगी सेबी के इस नए नियम के तहत। देखिए, पैसा उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी की हेल्थ है। अब कोई आके बोल दे कि मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है दवाइयां देने का, या फिर कोई बताने का कि क्या किस तरीके की बीमारी है तुझे, तो तू मेरे से ही दवाई ले और मैं ही तेरा इलाज करूंगा, ऐसे नहीं होता।
सिमिलरली अगर कोई बोल दे कि मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा पैसा कैसे जाना चाहिए, मैं तुम्हें उसके बारे में पढ़ाऊं, वहां तक ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें एडवाइस दूं कि तुम्हें ये स्टॉक बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहां पे वो लिमिटेशन आ जाती है। सो हाँ, आई थिंक ये है थोड़ा सा कि ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट अगर उनको एक्सपीरियंस है तो उनके लिए एक एग्जाम देना जिससे उनको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी विल बी इवन मोर इजियर। वो साइड बाय साइड अपनी मास्टर्स कर सकते हैं या जो भी एलिजिबिलिटी है उसको पूरा कर सकते हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। जी हर्ष, यहाँ पर एक और चीज़ जो सेबी का जो प्रस्ताव है उसमें निकल कर आ रही है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होंगी या जो शेयर ब्रोकर्स होंगे उनके साथ जो पार्टनरशिप्स में वीडियोस बनते हैं, जो कि अक्सर बनते ही हम देखते हैं, अगर किसी के व्यूअर्स या फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं तो कंपनियां खुद अप्रोच करती हैं। तो अगर उस चीज़ पर बैन लग जाता है तो उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? सेबी ने बैन नहीं किया है। जो अभी रेगुलेशन आई है, जो अभी तक क्लैरिफिकेशन बिल्कुल। आई है, वो बस ये है कि जो सेबी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ एडवर्टाइज नहीं कर सकते, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सेंस बनता है। बिकॉज जो सेबी रजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर होगा ना, वो सारे राइट डिसीजन लेगा जो डिस्क्लेमर्स देने चाहिए। बहुत केसेस में ये भी देखा गया है कि बहुत इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर देते हैं और ये बताते नहीं है व्यूअर को कि ये पेड प्रमोशन है। तो एक चीज जो करना बहुत जरूरी है किसी भी इंसान के लिए जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, और स्पेसिफिकली व्यूअर के लिए, कि व्यूअर को पता होना चाहिए कि फैक्ट क्या है और उसका ओपिनियन क्या है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब इन दो चीजों में मिल जाती हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसका ओपिनियन था या फैक्ट था। तो अगर इस पे क्लैरिटी रहेगी एंड अगर आप सभी रजिस्टर्ड हैं तो उसके बेनिफिट होगा ही, तो व्यूअर को तो डेफिनेटली बहुत इससे बेनिफिट होगा। जी धीरेन्द्र जी, यहाँ पर अब जब सेबी के पास रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, इसके तहत खास तौर पर जो दिशा निर्देश होंगे उनका पालन करना होगा, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उसमें भी लोग फर्जीवाड़ा कर जाते हैं, उसमें भी धांधलियाँ कर जाते हैं। तो आपको लगता है कि फिर भी लेकिन बहुत हद तक अगर ये कदम उठा लिया जाता है या ये जो नियम है ये लागू हो जाते हैं तो बहुत हद तक लगाम लग जाएगी इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स की जो बेवजह गुमराह कर रहे हैं लोगों को? जी हाँ, उसका इकोनॉमिक फ्रेमवर्क खत्म हो सकता है, क्योंकि आज जो इन्फ्लुएंसर बोलता है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, और अगर वो उसको डिस्क्लोज नहीं करता है और अगर कोई इंगेज करता है और उसको वैलिडेट नहीं करता है तो काफी हद तक लगाम लगेगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी लगाम है, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट का में इन्फ्लुएंसर का होना एक बात है। आप कोई भी गैर कानूनी चीज या कोई भी चीज आप महंगा बेच देंगे, आपका बहुत बड़ा फॉलोइंग हो जाएगा। उटपटांग बात बोलने से बहुत ज्यादा आपका बड़ा फॉलोइंग हो जाता है। जिस तरह से सोशल मीडिया डेमोक्रेटाइज हो गया है, हर एक आदमी के पास एक स्मार्टफोन है और उस वजह से उसके पास किसी भी नागरिक तक पहुंचने का हमारे पास एक जरिया है। और ये एक बहुत बड़ा, ये एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है, जिस वजह से अब आपको किसी के जरिए नहीं जाना होता है, आपके किसी मीडिया के जरिए कोई वैलिडेशन नहीं होता है, किसी भी तरह का स्पीड ब्रेकर, कोई बैरियर नहीं है, तो आप लोगों तक पहुंच पाते हैं। और लोग अगर इससे, और जितना आप उटपटांग बात बोलते हैं, जितना भी आप मतलब अनबिलीवेबल बात बोलेंगे, उतना ज्यादा बड़ा फॉलोइंग होगा। और उससे अगर आप इंप्रेस होकर के कुछ करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें निवेशकों को, ग्राहकों को अपने आप को बचाना चाहिए और इसका इकोनॉमिक फ्रेमवर्क खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों जब क्रिप्टो का बोलबाला था तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए, कुछ खास क्रिप्टो का उन्होंने प्रमोशन किया, उसमें उनका नुकसान हुआ, उनका भी पैसा डूब गया और निवेशकों का भी पैसा डूब गया। और उसके बाद पता चला कि वो जो इन्फ्लुएंसर्स थे उन्होंने उन कंपनियों से, उस क्रिप्टो के बनाने वाले से पैसे लिए थे। ये सेबी के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि क्रिप्टो सेबी के दायरे में नहीं आता है। तो नई चीजें बनाई जाएंगी और लोग स्टॉक मार्केट के फ्रेमवर्क से बाहर जाकर के इस तरह की धोखाधड़ी कर सकते हैं। जी, तो धीरेन्द्र जी, यहाँ पर निवेशकों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि अभी तो ये सेबी का प्रस्ताव है, इस पर आते आते कुछ वक्त लग सकता है, तो वहाँ पर आप निवेशकों को क्या कहना चाहेंगे जब वो निवेश करने जा रहे हो, इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तब किन बातों का ध्यान रखें? और अगर वो सोशल इन्फ्लुएंसर्स को भी फॉलो कर रहे हैं तो उसमें वो क्या सावधानियां बरतें? निवेशकों को दो चीज का खास कर ध्यान रखना, दो चीज करना चाहिए। एक तो की जो कहावत है कि टू गुड टू बी ट्रू, अगर आपको कोई ऐसा बहुत ही कमाल का एक ऑफर मिलता है कि यहाँ पे पैसा दुगना हो जाएगा, कम समय में रातों रात हो जाएगा, सेबी की अपनी स्टडी कहती है कि 90% जो ट्रेडर्स हैं उनको नुकसान होता है एक साल। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में सबको नुकसान हुआ है
और आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंसर्स आपको ऑप्शंस और फ्यूचर्स की स्ट्रैटेजी बताते हैं और लोगों का नुकसान होता है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी के क्लासेस से ज्यादा पैसा बना लेते हैं। एक तो ये बात है कि आपको अगर कोई बहुत लुभावना कोई बात बताए तो आप उसमें विश्वास मत कीजिए। दूसरा, सवाल पूछने की आदत डालिए। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे, ब्रॉडली इक्विटी होता है, डेट होता है, गोल्ड होता है, कोई और एसेट होता है, कोई भी चीज जादुई नहीं हो रहा है। और अगर आपको कोई ऐसा चीज जादुई लगता है तो जी आपको चिंता करनी चाहिए। और ये अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो आप सवाल पूछेंगे। सवाल का अगर आपको जवाब नहीं मिले, या अगर आप सवाल का अगर एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिले, तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये पैसा आपका है। बिल्कुल। यहाँ पर हर्ष और हिमानी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट्स चाहूंगी। हर्ष, आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को, आप क्या कहना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को? मैं तो हर व्यूअर को यही बोलूंगा कि अगर कोई आपको दिख रहा है, जो धीरेन्द्र जी ने बात बोली जो एकदम सही थी, कि ऐसी कोई चीज बता रहे हैं कि महीने 2 महीने में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है कि हर दिन वो लाखों कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इन ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। बिकॉज जो भी आदमी स्टॉक मार्केट फील्ड में थोड़ा सा भी एजुकेटेड होगा, वो कभी भी इन सब मामलों में नहीं पड़ता है। तो एक तो जी एज अ व्यूअर ये बहुत जरूरी कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस इन लाइन रखें। एंड दूसरा, इससे और भी नुकसान इसलिए होता है बिकॉज लोग ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शंस के झुलासे में आ जाते हैं, नुकसान खाते हैं, और फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जो एक्चुअली हमारा इंडिया इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, देश आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल। हमारी इकोनॉमी दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अच्छी कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, बट ट्रेडिंग के चक्कर में फिर आदमी वो अपॉर्चुनिटी भी खो देता है। तो एक व्यूअर को तो मैं तो यही बताऊंगा कि ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। हिमानी, फाइनल कमेंट। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही है, जो मेरा खुद का ओपिनियन है, कि ये देखने से पहले कि आप किस स्टॉक में डालो या किस म्यूचुअल फंड में डालो, एफडी में डालो, गोल्ड में डालो, आप उस चीज की नॉलेज लो, आप उस चीज को समझो कि वो है क्या, और खुद के डिसीजंस लो, इवन दो आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प भी ले रहे हो तो। क्योंकि अगर मान लो आप किसी के भी पास जाते हो, आप लॉयर के पास जा रहे हो या डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप खुद का ओपिनियन लेके जाते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मैंने इसके बारे में ये पढ़ा है, अब आप मुझे बताइए कि क्या है, ताकि आप हर जगह से सिक्योर रहो। हो सकता है कि कुछ कुछ बिल्कुल, जगह यानी पे कि कोई आप बोलता हर हो लेयर कि पर सिक्योरिटी, आप हर लेयर पर सावधानी बरतने की एग्जैक्टली, बात कर रही हैं कि अगर आपको उससे कहीं से सारी सलाह चीजें मिल भी कवर रही हो है तो एक बार आप जाएंगी। क्रॉस चेक जरूर कर लें। बहुत बहुत कोई बोल रहा है कि शुक्रिया। बहुत 100% रिटर्न है तो या जी 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 बिल्कुल। धीरेन्द्र जी, हर्ष, हिमानी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर साझा की है, और खास तौर से निवेशकों के लिए यही है कि सावधानी तो आपको बरतना ही होगी, क्योंकि पैसा आपका है।